मैं अभी जिन डीआई के पैटर्न को लेके डिस्कस करूंगा, ये ऐसे कोई काफ़ी ज़्यादा मतलब है कि हाई लेवल डीआई नहीं है, लेकिन इन डीआई के जो ग्राफ हैं वो आपके रेगुलर के जो ग्राफ हैं उस तरह के नहीं हैं, जिसके चलते एग्ज़ाम हॉल में अगर ये एकाएक आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानियों को पैदा कर देते हैं। और उस वक्त उस छोटे से समय में अगर आप हल भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है, नहीं तो छोड़ के भागना पड़ता है, जबकि हल्के से कोशिश में ये हो जाने की संभावना रहता है। और ये इस तरह के जो डीआई के पैटर्न हैं, अभी जो बार बार जो पैटर्न चेंजेस हो रहे हैं उसके मद्देनज़र ये काफ़ी ज़रूरी भी है। इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो देखेंगे और 2 बार देख लेंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे कहने का बस एक ही आशय है कि आधा घंटा 1 घंटा खर्च करके अगर नए पैटर्न के डीआई के बारे में हम जान लेते हैं तो ये काफ़ी बुद्धिमानी की बात होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब इस सवाल को देखें और इस ग्राफ को देखें। देखिए सिंपल लाइन ग्राफ है, लेकिन देखने में एक सीढ़ी की तरह लग रहा है। और ये देखिए जो ग्राफ में एडी पार्ट है, ये आपका जो है एकदम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में गया हुआ है, इसके लिए सीढ़ी नुमा लग रहा है। और रेलवे के अगर टाइम टेबल्स के साथ साथ डिस्टेंस की कवरेज की बात किया जाए तो सही मानिए यही लाइन ग्राफ ही बनेगा। तो इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है लाइन ग्राफ में, अगर ध्यान से देखें तो। लेकिन अगर परीक्षा हॉल में मिलता है तो ये आपके बहुत सारे दुश्वारियों का कारण बन सकता है। पहला देखिए, इसके लेफ्ट साइड में जो है क्यूमुलेटिव डिस्टेंस इन किलोमीटर्स लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 140 ए पॉइंट की डिस्टेंस है, ए से बी की डिस्टेंस है, बी से सी की जो डिस्टेंस है वो 231 किलोमीटर नहीं है, वो ए से 231 किलोमीटर है। तो बी से सॉरी ए से बी से सी की अगर लेते हैं तो वो केवल 91 किलोमीटर है। मतलब ये जितने भी किलोमीटर बढ़ता हुआ आपस में गया हुआ है। दूसरी बात, ए क्या है, अराइवल टाइम है, डी क्या है, ट्रेन की डिपार्चर टाइम है, ट्रेन कब घुसी और ट्रेन कब छोड़ी। तो हर किसी का जो कुछ वक्त गया हुआ है। और चूंकि ये ट्रेन का एंटायर जो इशू है वो आपके स्पीड के बारे में पूछा गया है, तो नेचुरली क्या है कि आपको एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो किलोमीटर निकालना है, साथ साथ में टाइम निकालना है। और उस टाइम में से आपको उस टाइम को घटा देना है जिस टाइम पे ये ट्रेन नहीं चल रही थी, रुकी हुई थी। तो फिर उस तरह से इसका आपको करना है। देखिए कैलकुलेशंस के बारे में हम ज़्यादा बात यहाँ नहीं करेंगे, हम आपको इस तरह के मैथ्स के टाइप से परिचय करवा रहे हैं। इसके लिए क्या है कि इसके 2 ही अगर क्वेश्चंस को लेके हल्के से बताते हुए हम निकल जाएंगे। इसका कारण ये है कि हमें आपको इस टाइप से परिचय करवाना है, क्योंकि ये लाइन ग्राफ का मैथ आपको तो आता ही होगा। इसमें नॉर्मल क्या है, नॉर्मल देखिए कि पहले अगर आप जब से इसको सॉल्व करने जाएंगे, ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी, सी से डी की दूरी, डी से ई की दूरी, ई से एफ की दूरी, एफ से जी की दूरी, फिर जी से एच की दूरी, ये डिस्टेंस को पहले निकालना है। फिर टाइम जो लगा हुआ है, ए से बी को जाने में देखिए 100 मिनट लगा है, 5 से 6:40 मिनट। जल्दीबाजी में 40 मिनट नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या है, 5 से 6 मतलब 60 मिनट और 40 मिनट, 100 मिनट लगा हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर जब दूसरी बार ट्रेन चली तो वो 6:40 में नहीं चली, क्योंकि 6:40 में ट्रेन पहुंची हुई थी बी स्टेशन में, और 6:50 में बी स्टेशन से निकली, तो 10 मिनट का तो हॉल्ट था। तो हॉल्ट को निकाल के आपको बी से सी की जब डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है तो उसकी अगर आपको लगा कितना वक्त लगा, 80 मिनट का। तो इस तरह देखिए कि एक छोटा सा टेबल, चूंकि इसमें जगह नहीं है, ये टेबल तो मैंने ऊपर दिया हुआ है सफ़ेद रंग का जो है, उसमें शायद आप पढ़ भी नहीं पा रहे होंगे ठीक से अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं, क्योंकि टेबल बहुत ही बड़ा बना हुआ है और मेरे को छोटे में करना था, और जो यहाँ पिछले स्पेस की कमी थी। लेकिन अगर इसको तो आप भी आराम से कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ऐसे किया कि अर्थात क्या है कि हर स्टेशन के बीच में आप डिस्टेंस निकालते हैं, हर स्टेशन के बीच में जो वो कितना वक्त लगा ट्रेन को चलने में। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म में रुकी हुई थी उसकी कैलकुलेशन नहीं करते हैं,
फिर क्या है कि जैसे ए से बी में देखिए 140 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो तो दिखता है, और 100 मिनट लगा हुआ था, तो स्पीड जो किलोमीटर प्रति मिनट क्या था, 140 को अपने 100 से भागा दे दिया, ठीक है ना, तो 1.4 किलोमीटर पर मिनट था। इस तरह करके सारा पर मिनट में इसलिए निकालते हैं कि सवाल जो है मैक्सिमम आपका पर मिनट में ही दिया हुआ है, तो ये पहले आपको निकाल लेना पड़ता है और बड़ी तेजी के साथ निकाल पे बात कर लेते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन मेंटेन्ड बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेशन वाज मैक्सिमम बिटवीन। अब पूछता है कि सबसे ज्यादा जो स्पीड किस स्टेशन में ज्यादा था, तो ई से एफ में, एफ से जी में, जी से एच में, जी से एच और एफ से जी में। तो पहले सबका जैसे बोला था कि स्पीड आपने अलग अलग करके निकाला। फिर है कि ओवरऑल ट्रेन का स्पीड जो था वो 1.264 था, क्योंकि देखिए पूरा 800 किलोमीटर उस ट्रेन ने चली थी और उसको 633 मिनट लगा था, तो आपने उसको जैसे भागा दिया 1.264 किलोमीटर निकला। और आपने हर स्टेशन के बीच में जो ट्रेन जब चली थी उसकी स्पीड को निकाला। तो निकालने के बाद आप देखते हैं कि जो सी ऑप्शन है, जी से एच जब ट्रेन गई है, ठीक है ना, द एवरेज द ट्रेन मेंटेन बिटवीन द टू सक्सेसिव स्टेशंस वाज मैक्सिमम बिटवीन। तो आप मैक्सिमम आपको ढूंढ के निकालना है। तो देखिए जो हमारे पास हमने तो चार्ट तो बना दिया, लेकिन हमारे पास जो पूछा गया है उसमें अगर देखा जाए तो एफ से जी जो है वो 1.46 है, सबसे ज्यादा स्पीड उसी वक्त का था। तो एफ से जी जो है हमें जो है वो बी है, तो ये बी जो है वो हमारा आंसर हो जाता है। तो ये तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ है और मैं आशा करता हूँ कि ये बड़ी तेज़ी के साथ कर सकते हैं। मेरे को ये जो खाली दिखाने का मकसद एक ही था कि आप जो हैं इस तरह के अगर ये आ जाते हैं, क्या कहते हैं, ग्राफ अगर आ जाते हैं तो आप घबराए नहीं, अच्छी तरह से दे सकें। मेरा मकसद बस इतना ही था। पिछले ही जो हमने जो दिया हुआ था ग्राफ जो था उसी का मैं सेकंड एक क्वेश्चंस को करता हूं। तो करने का कारण भी मेरा बस एक ही है कि आप जब इसको करेंगे तो कैसे करेंगे। तो पहले जैसे छोटा सा आप टेबल बनाइए, टेबल का मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच। ये ऊपर हेडिंग लिख दिया, डिस्टेंस सबका लिख दिया, नीचे टाइम कितना लगा और उसके नीचे स्पीड आपने लिख दिया किलोमीटर पर मिनट में। ये इसलिए करना जरूरी होता है कि आप एक बार करते हैं, इससे लगभग इसके जो 5 सवाल हैं वो निकल जाते हैं। तो ये मेहनत है, मैं आपको चार्ट बनाने के लिए बात नहीं करता हूं, लेकिन कॉलम शेप में अगर लिखते हैं तो फिर ये काफी अच्छा होता है। तो देखिए इस सवाल में बोला हुआ था कि एवरेज स्पीड से कितने स्टेशनों में, जो स्टेशन के बीच में ट्रेन की जो स्पीड रही वो एवरेज स्पीड से भी कम रही। तो पहले आपने एवरेज स्पीड तो निकाला हुआ है 1.264, जो क्वेश्चन 1 में आपने निकाल लिया था। अब देखिए क्वेश्चन 2 में क्या बोलता है, 1.264 से कहां नीचे हुआ। तो देखिए जी से एच है जो वो 0.66 रहा, ठीक है ना। फिर आपका डी से ई में 1.1 रहा और बी से सी में 1.14 रहा। अर्थात 3 ऐसे स्टेशन थे, मतलब 3 ऐसे स्टेशनों के बीच में जो था ट्रेन की जो एवरेज स्पीड था उससे भी स्पीड कम रहा। तो चलिए ये अब तो हमने इस तरह के लाइन टेबल को, हमने लाइन ग्राफ को हमने समझ लिया है। अब हम आगे कुछ नए सवाल पे भी, नए तरीके के सवाल को भी देखें। देखिए ये जो सवाल है, इस तरह ये सवाल जो आप एक ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल को ग्राफ के रूप में रखते हैं, इसको बोला भी गया है ट्रायंगुलर बार डायग्राम। तो इस ट्रायंगुलर बार डायग्राम के बारे में पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं, जानने के बाद इस सवाल पे फिर हम लौट के आएंगे। तो एक्चुअली क्या है कि ट्रायंगुलर बार डायग्राम में किस तरह से रीडिंग लिया जाता है ये खाली आपको जानना है, और अदरवाइज तो चीज़ें बहुत ही सरल है, बहुत ही नॉर्मल है। बस इतना खाली जान लेते हैं तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है। देखिए इस तरह के जो बार डायग्राम होते हैं इसे ट्रायंगुलर बार डायग्राम या त्रिभुजीय बार डायग्राम बोलते हैं। और इसकी जो ये एक्चुअली 3D है, 2D नहीं है, 3D है। मतलब इससे आपकी ऊंचाई, लंबाई और गहराई ये तीनों माप मिलते हैं। मतलब इसमें x एक्सिस भी होता है, y एक्सिस भी होता है, z एक्सिस भी होता है।
तो जैसे इसमें आप 3 वेरिएबल्स को लेके हम इस ग्राफ को बना सकते हैं, लेकिन जहां इसकी कंसेप्ट 3D की है, तो देखिएगा कि 3D की कंसेप्ट में जो एक्स वाई जेड का जो हम जो रेखा हम मानते हैं वो 120 डिग्री के बीच में होता है, जैसे आपको हम देख रहे हैं, एक हमने किया हुआ है 120 120 120। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर जैसे पुणे पे हम इसको अगर हम रख देते हैं, पुणे पे रख देते हैं, तो जो हरी सी लाइन है वो क्या होगा, बी, ट्रेन और बी के बीच में से निकलेगी। आपकी जो दूसरी जो लाइन है जो हल्के लाल रंग का लिया हुआ है वो टी से गुजरेगा, टी 75 बी साइड में गुजरेगा, और जो ब्लैक कलर की लाइन है वो आपका देखिएगा C25 और बसेस के बीच में से निकलेगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपको रीडिंग लेना है, आपको डीआई करना बनाने के लिए बस इतनी सी बात है कि आपको इसकी रीडिंग लेनी होगी। तो रीडिंग कैसे लेंगे, तो जैसे हम इसमें एक्स और वाई को जैसे हम इसमें किसी भी बार चार्ट या लाइन चार्ट में लेते हैं, तो मतलब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। यहां ऐसी बात नहीं होगी, इनके बीच में 120 डिग्री का होगा एक तिरछा सा एक्सिस, 3 एक्सिस हमें कल्पना करना है। बस यहीं से बात आ जाती है। तो फिर आप चलिए हम फिर से एक बार दोहरा देते हैं। ट्रायंगुलर बार डायग्राम के 3 साइड होते हैं, मतलब त्रिभुज के 3 भुजा। तो दाहिने वाली जो भुजा है उसको ए साइड बोलते हैं, बाएं वाले को बी साइड बोलते हैं, नीचे वाले को सी साइड बोलते हैं। और जब हम इसकी लेना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, जब रीडिंग लेना चाहते हैं, देखिए ए साइड का तिरछा वैल्यू को लिया जाता है, ठीक है ना। बी साइड जो है वो बराबर जो है आपका एकदम क्षैतिज में जाता है, हॉरिजॉन्टल में जाता है। और देखिए सी साइड जो है, सी साइड में फिर ये 120 में जो है एक तिरछा रेखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसकी बी साइड जो है वो आपके ट्रायंगल के जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसी को पकड़ के निकलता है। बी साइड और सी, ए साइड और सी साइड ये दोनों तिरछे रूप में निकलेंगे, ये आप देखेंगे। जैसे पुणे का अगर मेरे को निकालना है, देखिए एक ट्रेन का है, एक मतलब ए साइड ट्रेन दिखा रहा है, बी साइड आपका जो है कार दिखा रहा है, और सी साइड जो है आपका ए साइड जो है वो आपका बस दिखा रहा है, बी साइड जो ऊपर का है वो ट्रेन दिखा रहा है, और सी साइड आपका इसमें कार दिखा रहा है। अब पुणे से जो ट्रेवल अगर देखना है, जो इस सवाल में भी हम देखेंगे, तो पुणे से हम देखेंगे उस रेखा को हम सीधा पुणे के सीधा उसमें लेके नहीं जाएंगे, बल्कि हम ए और B:25 के बीच में से रेखा कल्पना करेंगे, क्योंकि वो तिरछी रेखा है। और पुणे से T:75 वो देखिए एकदम क्षैतिज की रेखा है, उसे हम देखेंगे। और पुणे से जब सी साइड में आएंगे तो देखेंगे वो 120 डिग्री का, तो कल्पना जो करेंगे तो सी और बस के बीच में से निकलेगी। इस बात को ध्यान में देखना है। अब देखिए एक रेखा कानपुर की रेखा, पुणे से कानपुर भी आप मिलता हुआ रेखा है। बेसिकली वो पुणे से कानपुर की रेखा जो आप देख रहे हैं वो कानपुर से निकली हुई रेखा है, जो पुणे को छूते हुए वैसे जा रही है, क्योंकि उसकी वैल्यू ही वैसे आ रही है। तो चलिए अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। आइए अब सवाल पे नजर डालते हैं। क्या बोलता है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड इन 5 cities, that is Pune, Kanpur, Raisen, Surat and Trivandrum, for the percentage of people using T मतलब ट्रेन है, B मतलब बस है, C मतलब कार्स है, as a modes of transport. Number of persons surveyed in the cities Pune, Kanpur, Raisen, Surat and Trivandrum are, कितने लोग थे, 2000, 4000, 6000, 3000 and 8000 respectively। कितने लोगों में ये सर्वे किया गया है। रेफर टू द डाटा इन द ट्रायंगुलर बार डायग्राम टू आंसर द क्वेश्चन दैट बिलोज। अब चलिए पहले देखिए कि नीचे एक चार्ट बनाया गया, क्योंकि इस तरह के डायग्राम्स को अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले एक आपको टेबल बनाना होगा। तो देखिए नीचे हमने टेबल बनाया है। टेबल में पहले क्या लिखा, पहले देखिए वही जो दिया हुआ है, त्रिवेंद्रम, सूरत, कानपुर, रायसन, पुणे।
क्योंकि सबसे नीचे नीचे त्रिवेंद्रम है, इसलिए त्रिवेंद्रम लिखा, उसके ऊपर सूरत है, सूरत लिखा, उसके बाद कानपुर, उसके बाद रायसेन, उसके बाद पुणे हमने लिखा। और अब उसमें देखिए सवाल में दिया है कि त्रिवेंद्रम में 8,000 लड़कों का 8,000 लोगों का सर्वे हुआ था, सूरत में 3,000 लोगों का सर्वे हुआ था, कानपुर में 4,000, रायसेन में 6,000, पुणे में 2,000। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि जो लिखा था हमने टेबल में ऐसे ही डाल दिया। अब आते हैं, सबसे पहले आते हैं त्रिवेंद्रम की। देखिए त्रिवेंद्रम से जो लेखा है हमने, वो 3 रेखा को यहाँ पे त्रिवेंद्रम से हम कल्पना कर रहे हैं। तो त्रिवेंद्रम से जब हम कल्पना कर रहे हैं तो हम उसको उसी तरह देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए त्रिवेंद्रम से जो एक रेखा तिरछी निकल रही है, जब हम कल्पना करते हैं तो वो B:50 करके जा रही है। मतलब बस में जितने लोग थे 50% गए, तो 8,000 जो त्रिवेंद्रम था उसका 50% हमने 4,000 लिख दिया। फिर हम जानते हैं कि एक रेखा जो है क्षैतिज पकड़ के हॉरिजॉन्टली जाता है, तो देखिए T:25 के एकदम पैरेलल एक रेखा को निकाला, जो देखिए कार और T:25 मतलब 25 का यह डिफरेंस है, उसके बीच में से जा रहा है। तो हमने लिखा वो क्या है, और वो किसको दिखा रहा है, ट्रेन को। बी साइड ट्रेन का था, तो हमने ट्रेन के नीचे हमने 12.5% लिखा। क्यों, कार जहां लिखा हुआ है देख लीजिए 0%, उसके बाद 25 है, 25 का घर था, बीच में से निकला तो 12.5% होगा। फिर है कि हम आते हैं कार्स के बारे में। अब कार का देखिए अगर होगा ऐसे भी, हम त्रिवेंद्रम से जो निकलता है तीसरी लाइन जो है वो देखिए कि C:25 और C:50 के बीच में से निकलेगा। अगर आप 120 डिग्री की कल्पना करेंगे तो मतलब है 25 और C:50 के बीच में से निकलेगा। तो मतलब है बस के वहां से अगर C ऐसे आते हैं तो 25 तो हो जाता है, और उसके बाद 25 से 50 12.5 निकला तो 37.5। ऐसे भी चूंकि प्रतिशत में था, तो अगर आप उसको नहीं भी देखते हैं तो 50 और 12.5 कर लेते हैं, तो आप जोड़ते हैं तो 100 से घटाते हैं तो 37.5 भी आएगा। तो 37.5 आपका जो 8,000 का है वो 3,000 होता है। तो आपने समझ लिया कि इसके जो चार्ट को कैसे भरा जाता है। काहे यहीं पे खाली बहुत बड़ी बात है, उसके बाद तो सारे चीज आप चूंकि DI करना जानते हैं, और इसमें मैं आपको DI सिखाने की मैं सोच नहीं रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि DI में जो इस तरह के उल्टे सीधे चित्र आ जाते हैं, जो आपके समझ के बाहर चला जाता है। मेरे को याद है कि पहली बार जब रडार आपका DI आया था, लोगों की क्या हाल था, जबकि रडार DI के बाद मतलब इतना हल्का था कि मतलब कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कितने लोग कर पाए थे, 10% भी नहीं कर पाए थे। इसलिए ये नए चीजों को जान लेने से क्या होता है, आपको एक बेनिफिट जरूर होता है। वो बेनिफिट चूंकि दूसरे लोग इस चीजों को नहीं जानते हैं, और ये चीज एक थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात होती है। और ये इस टाइप के जब क्वेश्चन नए, जब आपके इस तरह के ग्राफ्स आते हैं, तो क्वेश्चन के लेवल काफी हल्का होता है। तो आप बड़े आराम से करके 5 मार्क्स अपने जेब में रख लेते हैं। तो आशा करता हूं कि मैं कि अब जो है आपको ये जो ट्रायंगुलर बार डायग्राम की रीडिंग कैसे लिया जाता है वो आपको पता चल चुका होगा। चलिए, तो भी एक सवाल और हम करते हैं इस ट्रायंगुलर बार डायग्राम के ऊपर, फिर हम नए सवाल पे जाएंगे, नए तरह के डायग्राम पे जाएंगे। अब जरा नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें खाली यही बोल रहा है कि द एवरेज नंबर पर्सन यूजिंग ट्रेन फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन पुणे, कानपुर, रायसेन एंड त्रिवेंद्रम। तो देखिए 5 है हमारे, उसमें आया है पुणे, कानपुर, रायसेन एंड त्रिवेंद्रम। मतलब इसके अंदर में सूरत नहीं है। सूरत को छोड़ के कितने लोग जो है ट्रेन से जाते हैं, तो ट्रेन में हमारा जो जाने वाले लड़के लोग हैं देखिए 8,250 है। 8,250 में से हमें तो 1,500 लेस कर देना है, ठीक है ना। तो फिर हमें सूरत का है, सूरत का 750 लेस कर देना है, तो हमें मिल जाएगा टोटल 7,500। अब 7,500 को एवरेज बोला है तो 4 से भाग दे देना होगा, तो 1,875 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके डी है, नन ऑफ द दीज होगा। क्या कि 1,875 जो फिगर नहीं है, 1,880 से फिगर गुजर रहा है। लेकिन यहां में यही खाली करना था मेरे को कि ये देखिए, एक बार जब इस तरह के आप ट्रायंगुलर बार डायग्राम में टेबल्स को बना लेते हैं, मैं ये नहीं बोलता टेबल्स को लाइन खींच के बड़े प्यार से बनाओ, लेकिन एक बार बनाना जरूरी। देखिए त्रिवेंद्रम को T लिखा, सूरत को S लिखा, कानपुर को K लिखा, रायसेन को R लिखा, पुणे को P लिखा, लाइन खींचा 8,000, 3,000, 4,000, 6,000, 2,000, फिर परसेंटेज निकाला, बस का निकाला,
और उसके हिसाब से आप करते हैं। यह करने में मैंने देखा है कि बहुत ढिलम चुल्लम भी तरीके से करते हैं तो 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। 3 मिनट जो है उसके बाद बहुत ज्यादा वक्त दिया, जबकि ये हम 1 से 1.5 मिनट में जो रेगुलर के स्पीड के होते हैं वो बना लेते हैं। ये 1 से 1.5 मिनट खर्च करने के बाद जब आप क्वेश्चन को करते हैं तो फिर आपके पास क्वेश्चन को करने लायक कुछ रह ही नहीं जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि गलतियां होने की संभावना एकदम नहीं रहता है। तो चलिए हम यहां से अब निकल चलते हैं, अब कुछ नए टाइप के और भी हम देख लेते हैं सवाल। देखिए इस सवाल में जो है एक सिंपली आप बोल सकते हैं, एक सिंपली आपका लाइन चार्ट है, लाइन ग्राफ है, कोई कुछ भी डिफरेंस आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जरा हम इस सवाल को देखते हैं। तो देखिए यहां पे जो है आपके जो वर्टिकल लाइन है उसमें तो 0.5 0.5 करके बढ़ रहा है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे जनवरी मंथ वाइज का दिया हुआ है 0.4 1.4 सब ठीक है, ये रेनफॉल्स का दिया हुआ है। लेकिन इस सवाल में जो दिखा हुआ है क्या है, इसके ऑप्शंस कैसे देखें कि बोला कि 2 कॉलम दिया गया, कॉलम ए एंड 1 इन कॉलम बी, कंपेयर द 2 क्वांटिटीज। आपको 2 क्वांटिटी में कंपेयर करना है, बस यहीं से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, या कैसे करें। अब देखिए कॉलम ए में दिया है द रेशियो ऑफ रेनफॉल इन द मंथ्स ऑफ फरवरी एंड जुलाई, कॉलम बी दिया है 2:3। बोलता है इन दोनों कॉलम के बीच में आपको कंपेयर करना है। तो इसमें कुछ चीजों को जानना जरूरी है। तो पहले मैंने बोलता हूं कि पहले ऐसा कीजिए, चूंकि ये सवाल जो है जब आप करेंगे तो 5 सवाल इसी टाइप का होता है। पहले आप रेनफॉल को निकाल लेते हैं। अब रेनफॉल क्या है कि आपको दिया ही हुआ है, निकालना कुछ भी नहीं है। तो आप जनवरी का जे लिख के 0.4 लिखते हैं, फरवरी को 1.4 लिख दिया, मार्च का एम लिखा 2.2 लिखा, अप्रैल का है 2.8 लिखा, अप्रैल को ए लिखा, मई को जो है एम ए लिखा 2.4 लिखा, जून को जे यू लिख दिया 1.4 है, जुलाई को जे लिख दिया, जेएल लिख दिया, आपने 2.0 देखिए। अब टोटल को जोड़ देते हैं फटाफट, ये तो बड़ी फास्ट हो जाता है। अब बोलता है रेशियो ऑफ रेनफॉल फरवरी इज टू जुलाई। फरवरी इज टू जुलाई क्या है, देखिए फरवरी में 1.4 था और जुलाई में 2 था। अगर आप दोनों को भागा देके देखिए, आप किसी एक को जो है ना 1 के रेशियो में लाना है, तो 2 को आप अगर 1 से 2 को अगर आप 2 से भागा देते थे तो नेचुरली 1 आ जाता है। यही पे ध्यान देंगे। आपको रेशियो 1.4 डिवाइडेड 2 को हमने क्या किया, दोनों ऊपर नीचे को 2 से भागा दे दिया तो 0.7:1। ये कॉलम ए की फिगर है, क्योंकि फरवरी और जुलाई महीने में रेशियो ऑफ रेनफॉल निकालने के लिए बोला था। अब कॉलम बी में देखिए 2:3 है, लेकिन हमें अब जाना किस में है कि राइट साइड वाला को 1 के वैल्यू में रखना है, तभी हम दोनों की तुलना कर सकते हैं। और देखिए 1 क्यों किया मैंने, अगर नीचे का 1 होता है तो मतलब क्या है, दोनों बराबर हो जाएगा नीचे का। तो अगर 2:3 को अगर हमें कोई फिगर 1 में लाना है तो क्या है, 3 से दोनों को भागा दे दिया, 2 को अगर 3 से भागा दे दिया तो क्या हो गया 0.67 हो गया, और 3 को 3 से भागा दे दिया तो 1 हो गया। अब देखिए क्या है कि अब हमारे पास दाएं साइड का जो है 2 के बाद वाला है, दोनों में 1-1 है। जो अभी हमने कॉलम ए में निकाला वो भी देखिए 0.7:1 है, और जो कॉलम बी का दिया हुआ था 2:3, जब उसको कन्वर्ट किया तो क्या हुआ 0.67:1। अब हमें देखिए कंपेयर करना है। तो कंपेयर हमें करना है तो सिंपल क्या कंपेयर करना है, दोनों में चूंकि 1 है, पहले वाले वैल्यू में कंपेयर करना है, मतलब 0.7 और 0.67 में हमें कंपेयर करना है। तो हम देख लेते हैं कि 0.67 जो कॉलम बी का है वो छोटा है कॉलम ए से, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे 0.67 आपका छोटा है, तो सी में क्या है, इफ द क्वांटिटी इन द कॉलम ए इज ग्रेटर, 0.7 जो है 0.67 से ज्यादा बड़ा है, तो नेचुरली ऑप्शन सी होगा। तो हमने इसको इसलिए आपको बताया कि इस तरह के जो सवाल आते हैं जहां पे कंपेयर, ये थोड़ा सा नया टाइप है, ये ट्रेंड आपने नहीं देखा होगा, इसके लिए मैंने इसे दिया। चलिए इसके एक सवाल को हम कर लेते हैं, फिर से करके फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी एक नजर में अत्यंत ही आसान है, लेकिन एग्जाम हॉल में अगर थोड़ा सा कभी नहीं किए होंगे, प्रैक्टिस नहीं किए होंगे थोड़ा सा भी, तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा जान का जंजाल बन सकता है। इसके लिए मैंने इसको दिखा रहा हूं। इसमें भी कंपेयर करना, वही सेम का आपका बार चार्ट है,
सॉरी लाइन चार्ट है, और सेम कंपैरिजन है कॉलम ए और कॉलम बी में। लेकिन बोलता है कि द एवरेज मंथली रेनफॉल रिकॉर्डेड फॉर द 7 मंथ्स, 7 मंथ्स का मतलब है जनवरी से जुलाई लिया आपने, तो आपका 12.6 हुआ, और 7 महीना है तो 7 से भागा दिया तो 1.8 आ गया। तो बस यही 1.8 कॉलम ए में है, कॉलम बी में 1.9 है, तो नेचुरली है कॉलम बी का जो है इज मोर देन कॉलम ए। तो करेक्ट ऑप्शन जो है, इफ क्वांटिटी इन कॉलम बी इज ग्रेटर, तो फिर हम ऑप्शन बी को मारेंगे। तो ये बहुत ही आसान था, लेकिन तो भी मेरे को एक बार बता देने की जरूरत मैंने महसूस किया। इसका कारण क्या है कि इस तरह के कंपैरिजन जो डीआई में आते हैं वो बैंक वगैरह में कम आते हैं, तो इसके लिए। लेकिन अब है कि नया ट्रेंड आया है, नई चीजें आ रहे हैं, चीज को मतलब कितना आप हार्ड लेवल कीजिएगा, तो नए चीज लाएंगे तो नेचुरली क्या होता है, लड़के जो नहीं जानते हैं वो उनके लिए वो हार्ड हो जाता है, डिफिकल्ट लेवल बढ़ जाता है, वहां पे उनको बैठ के सोचने की जरूरत होता है। इसके लिए मैंने इसको दिया। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब जरा रडार ग्राफ के बारे में हम जान लें। देखिए रडार ग्राफ जो है ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि ये पिछले 3-4 साल से आ रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चनों में है। 3-4 साल क्या, उससे भी कहीं थोड़ा ज्यादा ही आ रहा है। लेकिन अभी भी लोग इस ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए अब इसको जरा हल्के से बता देता हूं, फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चंस को देके हम सॉल्व करके देखेंगे, तो फिर क्या है कि अपनी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इस जो सेशन का मेरा मतलब है कि फिर से दोहराता हूं कि क्वेश्चन नहीं करना, बल्कि बेसिक जो ग्राफ को रीड कैसे किया जाता है उसका। क्योंकि आप डीआई करना तो जानते ही हैं, डीआई के साथ जब ग्राफ की एसोसिएशन हो जाती है, जिससे हमें डीआई करना पड़ता है, डाटा इंटरप्रेट करना पड़ता है, तो उसमें सबसे बेसिक जो बात होता है वो ये होता है कि डाटा को हम रीड कैसे करें, उसके बाद तो कैलकुलेशन पार्ट होगा। अब देखिए इसमें एक रडार जो ग्राफ है, मतलब क्या है कि रडार का जो है हम पूरे एक गोल में करते हैं, जो एक्चुअली रडार के तरह से जो मैंने इसका नाम है। और ये देखिए जैसे इसमें देखिए कि ह्यूमन, फिनेंशियल, फिजिकल, नेचुरल, सोशल, 1 2 3 4 5 एस्पेक्ट पर बात हो रही है, ठीक है ना, 5 इसमें ये है। और एक चीज ध्यान से देखिए कि इसमें पेंसिल के कलर का आपका एक चक्र की तरह घूम रहा है। जो सेंटर से देखिए पहला चक्र है, तो सेंटर तो 0 हो गया। अब जिधर भी जाते हैं, जैसे ह्यूमन की तरफ जाते हैं तो पहला ब्लॉक आता है, वो क्या है, 20% को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी लाइन जो है पेंसिल की, वो क्या है, 40% को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 40% नहीं, 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा जो है वो पेंसिल की लाइन जो 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन में, और 80 जो है उसकी एकदम आखिरी जो लाइन की जो बॉर्डर जा रही है वो 80 को दिखा रहा है। तो ह्यूमन का भी वही है, सोशल का भी वही है, नेचुरल का भी वही है, फिजिकल का भी वही है, फिनेंशियल का भी वही है। अब देखिए ऊपर जो है बिफोर क्लियरेंस और 12 to 18 मंथ्स आफ्टर क्लियरेंस, 2 लाइन है। एक लाइन ब्लू कलर की है जो बिफोर क्लियरेंस दिखा रहा है, और 12 to 18 मंथ्स जो है आफ्टर क्लियरेंस लिखा रहा है। ये किसी मुद्दे की बात हो रही होगी। अगर हम ह्यूमन का अगर देखते हैं कि बिफोर क्लियरेंस कितना था, तो देखिए हम ब्लू कलर जो ह्यूमन के जो लाइन है उसको कहां टच कर रहा है, तो देखिए वो सेकंड जो पेंसिल की लाइन आप देख रहे हैं सेंटर से लेके ह्यूमन में, उससे थोड़ा सा ऊपर है, मतलब 20 के जगह पे 21 या 22% आप या परसेंट पे तो नहीं दिया हुआ इसमें, कुछ पता नहीं चल रहा है इससे, तो 21 या 22 फिगर्स को आप ले सकते हैं। सेम विद रेड कलर का ह्यूमन में देखें 12 to 18 मंथ्स आफ्टर क्लियरेंस जो है वो आपका 60 और 80 के ऑलमोस्ट 20 से थोड़ा सा कम है। हम ज्यादा मतलब 20 का ही ले लेते हैं तो 70 की वैल्यू होगी। यही चीज अगर फिनेंशियल के मुकाम में देखते हैं तो ब्लू कलर देखिए 20 से थोड़ा सा नीचे है, तो मतलब फिनेंशियल में जब जा रहे हैं तो फिर क्या है, ये आपके 18-19 है। और ये फिनेंशियल में जब हम आफ्टर 12 to 18 मंथ्स आफ्टर क्लियरेंस मतलब रेड कलर को देखते हैं, रेड कलर जो है वो पेंसिल के कलर से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब ये जो 60 का घर था 60 से 61 या 62 ले सकते हैं। यही जब फिजिकल का है देखिए ब्लू कलर जो है वो कहां चला गया है, 1 2 3 के ऊपर है, मतलब 20 का घर था 20 40 60 61 62 63 है। और जब
ये हम रेड कलर का देखते हैं जो 12 टू 18 मंथ्स आफ्टर क्लियरेंस था, वो जो है आप देखिए चौथे घर से भी 3 घर से, मतलब 20 40 60 के ऊपर थोड़ा है तो 65 हम पकड़ सकते हैं। नेचुरल में देखते हैं ये अलग हो जाता है। नेचुरल में अब जब इधर वाले में देखते हैं तो देखते क्या है कि आपका जो है दूसरा घर मतलब 40 से थोड़ा ऊपर है ब्लू कलर का, और तीसरा जो है 60 से थोड़ा नीचे है मतलब रेड कलर का वो है। और वही अगर सोशल में आके देखते हैं तो देखते हैं कि दोनों एक ही जगह मीट हुआ है, मतलब सोशल में अगर देखें तो वो 60% दोनों का ही ऑलमोस्ट है, बिफोर क्लियरेंस भी और आफ्टर क्लियरेंस भी। तो ये हमने एक अगर इस तरह का रडार ग्राफ दिया हुआ है, इसे हम कैसे पकड़े इसके लिए मैंने इसको दिखाया है। अब चलिए इस पे एक छोटा सा एक सवाल कर लेते हैं तो अब पूरी चीजें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। देखिए यहां पे जो आपका रडार ग्राफ दिया गया है उसमें बोला गया है कि प्रोडक्शन ऑफ टीज मतलब चाय की जो प्रोडक्शन है ABCD में टन्स में होती है और 2 ग्रेड की होती है। ब्लू कलर का ग्रेड 1 है और रेड कलर का ग्रेड 2 है। ग्रेड 1 जो है 75,000 रुपये प्रति टन है, ग्रेड 2 जो है 60,000 रुपये प्रति टन है। अब यह हमें समझ में आ गया। तो अब पूछता क्या है, यूज द गिवन डाटा टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What is the difference between the average sale of grade A and grade 2 in all 4 companies? चारों कंपनियों का ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की जो सेल में एवरेज सेल में कितने टन का अंतर है। तो देखिए एवरेज सेल ऑफ ग्रेड 1 का कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास यहां पे होता है कैसे हम डाटास को निकालते हैं। तो चलिए हम ग्रेड 1 का है, ग्रेड 1 की लाइन क्या है, ब्लू कलर की लाइन है। ए को कहां टच किया, 20 पे। देखिए हमने एवरेज सेल ऑफ ग्रेड 1 का 20 लिख दिया है। अब देखिए ब्लू कलर की लाइन जो है बी में जाके कहां टच कर रहा है, बी में जाके भी ये आपकी दूसरे इस पे कर रहा है। 20 के बाद क्या है, 40। देखिए यहां 20 40 60 80 100 120 है। अब बी साइड में जाइए तो देखिए जो ब्लू कलर की लाइन जो है वो सेकंड लाइन को, सेंटर से बी की तरफ जाते हैं तो सेकंड लाइन को टच करता है, मतलब पेंसिल के लाइन को लिखी हुई है। तो मतलब क्या है, दूसरी लाइन मतलब 40 हुआ। अब सी की तरफ आते हैं। सी की तरफ जो है ये देखिए आपकी लाइन जो है पहली लाइन गई, दूसरी लाइन गई, तीसरी लाइन और दूसरी लाइन के बीच में है। तो इसे हम क्या पकड़ेंगे, 40 के बाद आधा जाकर पहुंचेगा तो क्या होगा, तीसरी लाइन 60 था, 40 और 60 के बीच में क्या है 50 होगा। अब ये डी में क्या आता है, देखिए डी में ये एक पेंसिल की लाइन को देख रहे हैं, 1 2 3, तीसरी लाइन पे जाके ब्लू कलर की टच करती है तो 60। तो हमारा देखिए ए का भी ग्रेड 1 चाय का निकल गया 20 टन, बी कंपनी का 40 टन, सी कंपनी का 50 टन और डी कंपनी का 6 टन। तो कितना हुआ, हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद 60 और 40 150 और 20 170 हुआ। 4 से भागा दे देंगे कि एवरेज निकालना है हमें, तो 42.5 टन। तो ग्रेड 1 जो है 42.5 टन है। उसी तरह अगर हम एवरेज ग्रेड 2 निकालेंगे, ग्रेड 2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लाल रंग की जो है वो किधर से दौड़ रही है। देखिए ए में वो 40 है इसलिए 40 लिखा, बी में वो तीसरी लाइन को टच कर रही है इसलिए 60 लिखा, सी में देखिए वो पहली लाइन को जो है टच करती है इसलिए वो 20 की है, और डी में देखिए वो क्या है 100 और 120 के बीच में है, आखिरी लाइन और उसके पहले लाइन के बीच में है तो उसे 110 लिखा, और चूंकि 4 का है तो डिवाइडेड बाय 4 किया तो 57.5 टन हुआ। अब डिफरेंस कितना हुआ, 57.5 टन से 42.5 टन अगर घटा दिया तो 15 टन आया। तो आशा करता हूं कि मेरे को आपको रडार इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, कैसे रीड किया जाता है, वही आपको बताना था, और मैं आशा करता हूं कि ये बातें आपको जरूर समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आज समय खत्म हो रहा है इसलिए मैं इन चीजों मुद्दों को यहीं पे खत्म कर रहा हूं, और आशा करता हूं कि इसके लिए और भी मैं एक इस तरह की वीडियो को जारी जरूर करूंगा अगले दिनों में, कि सो दैट कि डीआई के जितने भी डिफरेंस टाइप के जो आपके नए आ रहे हैं या पुराने भी हैं जिससे मुझे लगता है आप परिचित नहीं हैं, क्योंकि मैं जानता हूं रडार से बहुत लोग परिचित हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं अभी भी रडार ग्राफ पे काम नहीं किए हैं। तो उन्हें देखते हुए ये कैसे पढ़ा जाता है, कम से कम ये अगर समझ जाते हैं तो बाद बाकी चीजें तो काफी आसान होता है, जो भी डीआई करते हैं उन्हें ये समझ में आ ही जाता है। तो आशा करता हूं चीजें आपको जरूर समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए विदा दीजिए, बस इतना ही।
ओके देन, थैंक यू।